हाँ तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जो वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सभी आज के महत्वपूर्ण सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है वियना की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का वियना की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि का विराम हुआ था, रुका था, तो वह वियना की संधि में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग दूसरा सवाल, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ऑप्शन है 1871, 1866, 1873, 1889। ठीक है, तो इटली का जो एकीकरण जो हुआ ये 1870-71 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। हम लोग बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वीं, जॉर्ज तृतीय, लुई 14वां। ठीक है, तो बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना किया था ना, ये कौन किया था डियर? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। गैरीबॉल्डी कहाँ का निवासी था? काफ़ी फेमस सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन है सार्डिनिया, वेनेसिया, नेपल्स, प्रांग। ठीक है, तो गैरीबॉल्डी जो निवासी था ना, ये कहाँ का निवासी? तो ये सार्डिनिया का, याद रखिएगा। गैरीबॉल्डी कहाँ का निवासी था? तो बोलो सार्डिनिया का। कहाँ का? सार्डिनिया का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? मार्सिले जो है बच्चों किस देश के राष्ट्रभक्ति गीत है? रूस का, इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का। ये सवाल आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये मार्सिले जो है किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है? तो ये फ्रांस का है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत मार्सिले है ना। जिस तरीके से हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बॉक्साइड, कोयला, पेट्रोलियम। तो नवीकरणीय के बारे में आप लोग को हम पिछले भी आप लोग को मॉडल पेपर में बता चुके थे। नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें हम बार बार पुनः उपयोग में ला सकते हैं, जिनका हम फिर से बना सकते हैं। ठीक है, जिनको हम फिर से बना सकते हैं उसको नवीकरणीय योग्य संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा, बॉक्साइड, कोयला, पेट्रोलियम, कौन सा हो जाएगा इसका राइट उत्तर? तो ये आपका हो जाएगा डियर, ठीक है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब कि जब तक सूरज रहेगा तब तक हम इसका संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, इससे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन। मतलब ये हमारा, इसे हम बार बार पुनः उपयोग में ला सकते हैं। बाकी आप देखिए, बॉक्साइड अगर हमारे पृथ्वी पे खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा, इसमें फिर बना नहीं सकते। कोयला अगर खत्म हो गया पृथ्वी पे तो खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हुआ तो खत्म हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा जब तक सूरज रहेगा तब तक हम यहाँ से इसका ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो आपको बता चुके थे हम कई बार कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा जा सकता है, दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक जैव और अजैव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। तो यहाँ पे देखें हम जीवाश्म ईंधन जो है ना, ये नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी है, जल भी है। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन इनमें से कौन है ये आपको बताना है। तो भूमि, भूमि कोई जान नहीं है, जल में नहीं है, मानव, मानव क्या है? ये जैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कपास उत्पादन के लिए निम्नांकित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो कपास उत्पादन के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो काली मृदा जो है ना बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? मरुस्थलीय मृदा, लेटेराइट मृदा, वन मृदा, लाल और पीली मृदा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। ये क्या है? आमतौर पर क्या होती है? रेतीली और लवणीय होती है।
अगला सवाल देखिए डियर, निम्नांकित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता? समोच्च जुताई, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला या फिर ढाल वन पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा समोच्च जुताई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है, जिसको हम लोग स्वतः जुताई कहते हैं? तो काली मृदा, लाल मृदा या फिर लेटराइट मृदा, रेतीली मृदा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का काली मृदा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं हम लोग। और हाँ डियर, अगर आप लोग क्लास 10th में हो और अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर करना चाहते हो, 2025 में आप अपना अच्छा मार्क्स लेकर आना चाहते हो, जिस तरीके से आपके सीनियर जो आपके पिछले बैच जो निकले हैं, काफ़ी टॉपर्स यहाँ से निकले हैं। ठीक है, जो कि 94% डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, ठीक है, और आप अपने स्कूल टॉपर भी बन सकते हो। जिस तरीके से दुमका का एक बच्चा अंकित कुमार यहाँ से भी टॉप किया था। ठीक है, 94% कुछ समथिंग लाया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पे टॉपर बन सकते हो। इसलिए हमारा एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लासेस चल रही है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके और आप अपना भविष्य को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ऐप का नाम मिशन 2 वाले सर, प्ले स्टोर पर जाके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं? तो किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाया जाता है? तो ये जलोढ़ मृदा में जो है ना कंकर अधिक पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था डियर, कहाँ किया गया था ये? तो ये किया गया था ब्राज़ील में, याद रखिएगा। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मैदान है? तो 43% जो है ये भूभाग मैदान है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? चट्टान, लौह अयस्क, सोना, पशु। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा जैविक संसाधन। यार चट्टान तो जैविक है नहीं है, लौह भी नहीं है, सोना भी नहीं। पशु जो है बच्चों ये जैविक संसाधन है, जैव संसाधन है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जान है। जैव संसाधन जिसमें जान है, अजैव जिसमें जान नहीं है। ठीक है, सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन हैं? तो सड़कें और नहरें राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, विकसित संसाधन, सामुदायिक व स्वामित्व संसाधन। तो डियर, सड़क आप रास्ता देखते हो, है ना, आप घर के बाहर जाते हो, रास्ता से चलते हो, दिल्ली मुंबई पहुंच जाते हो, तो ये किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। जी हाँ डियर, ये राष्ट्रीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा राष्ट्र, पूरा भारत का इसमें अधिकार है कि वो उस रास्ते से जा सकता है। उसका उपयोग जो है पूरे भारतीय लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा राष्ट्रीय संसाधन है ना। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन उसको कहेंगे जिसका मालिकाना हक मेरा है, जैसे मेरा घर, इसमें किसी का तो हक नहीं ना है, तो ये आपका व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, या फिर आप पर्सनल कोई स्विमिंग पूल बनाए हो अपने घर में, तो क्या वो राष्ट्रीय संसाधन होगा? क्या पूरा राष्ट्र यहाँ पे आकर के आप फ्री में स्विमिंग पूल में नहा सकता है? नहीं। ठीक है, ये पर्सनल है, पर्सनल रिसोर्स है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता सांस्कृतिक सत्ता से उसकी मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं डियर? उसको कहते हैं हम लोग राष्ट्र राज्य। ठीक है, क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रूपक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है निरंकुशवाद। क्या कहलाता है? जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसको हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। निरंकुशवाद किसे कहते हैं वो भी आपको हम लोग पिछले लेक्चर में आपको करवा चुके, मतलब पिछले आपको मॉडल पेपर में करवा चुके थे। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? तो इसमें किया जो गया था ना, ये आपका विक्टर एमेनुएल द्वितीय को किया गया था, याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में कहा जाना जाता है? तो इसमें जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ये यूनान को जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। ठीक है, बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था बिस्मार्क किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जर्मनी का एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ये जो चांसलर थे ना, ये आपके प्रसा के चांसलर थे, याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी में एकीकरण में भूमिका निभाने वाले जो बिस्मार्क थे ये कहाँ के चांसलर थे? तो प्रसा का थे, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, फ्रेडरिक सॉरियो का विषय क्या था? तो फ्रेडरिक सॉरियो का विषय क्या था डियर? तो ये आपका था ना, ये लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है?
ठीक है, तो ये आपका फ्रांस की क्रांति इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ था, ठीक है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कहाँ से हुई थी, तो ये फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तब, है ना। अगला सवाल देखते हैं लोग, पहले तुम मनुष्य उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है, तो ये जोसेफ मैत्सुनी का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है, तो ये आपका क्या है, मताधिकार, है ना, क्या है ये, मताधिकार। अगला सवाल देखिए यहाँ, लिवरे क्या था, तो लिवरे जो है ना ये फ्रांसीसी मुद्रा था। क्या था डियर, ये फ्रांसीसी मुद्रा था, ठीक है, जो कि अभी बदल करके इसको फ्रैंक कर दिया गया है, इसको फ्रैंक कर दिया गया है, अभी यूरो का नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आप लोग का लिवरे जो था ना ये फ्रांसीसी मुद्रा ही था। जिस तरीके से आपका भारत का मुद्रा क्या है, ये आप मुझको कमेंट करके बताओ, भारत की जो मुद्रा है उस वो क्या है, ठीक है, भारत की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है ना टाका है, ठीक है, बांग्लादेश का जो है ये टाका बोला जाता है, वहाँ पर उसको पैसा को टाका कहा जाता है। और जैसे कि आप अमेरिका में डॉलर बोला जाता है, तो भारत में क्या बोला जाता है, वो मुद्रा का नाम आप मुझको कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अब लास्ट एक सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि काफ़ी फेमस सवाल है आपके सब्जेक्टिव सवालों के लिए, ठीक है, और ये सवाल आप लोग याद भी कर लीजिएगा, आपको ये वीकली टेस्ट में भी काम आ सकता है, आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी काम आ सकता है ना। क्या है राष्ट्रवाद, क्या है, सवाल आता है, निरंकुशवाद तो आपको बता चुके थे, राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। जी हाँ डियर, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि क्या आप में राष्ट्रवाद है, ठीक है, क्या आप अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर आप में वो भावना आ जाएगा, ठीक है, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या वाली दान दे सकते हैं, अगर वो भावना आप में आ जाता है तो आप राष्ट्रवाद कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रवाद एक प्रति प्रेम लगाव की भावना है, ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एकता की भावना को दर्शाता है। जी हाँ, जब लोगों में एकता आ जाएगी, ठीक है, और वो अपने राष्ट्र के प्रति कुछ भी करने के लिए, मिटने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना वीकली टेस्ट की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, और भी इस तरीके से आपको अगला मॉडल पेपर चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेट 1 ज़रूर देख लेना, इससे पहले आप लोग को सेट 1 अपलोड कर चुका है, और अभी हम आप लोग को सेट 2 करवाएं, सेट 3 भी बहुत ही जल्द आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो कमेंट करना ना भूलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, शेयर करेंगे तभी आप लोग का अगला सेट आने का चांसेस रहेंगे। चलिए फिर बाकी आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जिस तरीके से आप लोग को हम बताएं कि हमारा एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, तो एप्लीकेशन को ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब बोला जाए ना ऐसा कि तैयारी जब शुरू से की जाए तो कैसे ना बेस्ट मार्क्स है ना। बोलेंगे हो गया है आगाज़ रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जी हाँ, आप लोग को संघर्ष अभी से लगातार करना है, ताकि आपको 2025 में आपको फोड़ देना है। जी हाँ डियर, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। मिशन 2 वाले सर फिर मिलेंगे आप लोग के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।